हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। किसका क्या नाम है इस चैप्टर का? तो इस चैप्टर का नाम है हीट। सो चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ हीट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट क्या होती है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। So let's start with the video. So our chapter name is heat. So we are all familiar with the sensations of hot and cold. तो हमें पता है hot और cold के sensation से हमें क्या होता है क्या नहीं होता है. We all know that. So on a hot summer day we find it uncomfortable to walk barefoot on a cemented floor. जब भी हॉट समर डे होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमें एक अनकंफर्टेबल फील होता है जब हम बेयर फुट मतलब बिना चप्पल के चलना, बेयर फुट पैदल चलना सीमेंटेड फ्लोर पे। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए हम नहीं चल पाते। और विंटर मंथ्स में क्या होता है, हमें बहुत जो हमारा फ्लोर होता है वो बहुत ठंडा फील होता है। दैट फील्स आस दैट इट इज़ टू कोल्ड। सो वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी थ्रू इट्स टेम्परेचर। तो हम डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी की जो एक्सप्रेशन होता है उसको जब हम फील करते हैं तो वो कैसे फील करते हैं? थ्रू इट्स टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर से हम उसको फील कर पाते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी का जो है वो हॉट होगी, और अगर कम होगा तो वो कोल्ड उसमें जाएगी। ठीक है, तो हम सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज़ हीट एज एनर्जी। तो हीट जो हम पढ़ते हैं वो एक एनर्जी की फॉर्म में होती है। सो वी नो फ्रॉम आर डेली एक्सपीरियंस दैट अ बॉटल ऑफ आइस कोल्ड मिल्क लेफ्ट ऑन अ टेबल ऑन अ हॉट समर डे सून वार्म्स अप। तो अगर आइस कोल्ड मिल्क को हमने टेबल के ऊपर रख दिया थोड़ी देर के लिए, समर डे चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो जल्दी ही गर्म होनी शुरू हो जाएगी। अ ग्लास टम्बलर ऑफ बॉइलिंग हॉट मिल्क केप्ट ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन आफ्टर अ वाइल। लेकिन जो बॉइलिंग हॉट मिल्क होगा वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा। इट शोज दैट व्हेन द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स आर डिफरेंट देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो जैसे जैसा बॉडी का टेम्परेचर और आस पास की जो सराउंडिंग्स होती हैं उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना शुरू होगा बिटवीन द बॉडी एंड दी सराउंडिंग्स, एंड दिस ट्रांसफ़र कंटिन्यूज टिल द बॉडी। तो ये ट्रांसफ़र जो होता है ये बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहता है, बॉडी की जो सराउंडिंग्स हैं उसके अटेन कर लेता है उसका सेम टेम्परेचर। सो इन द केस ऑफ आइस कोल्ड मिल्क बॉटल हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द बॉटल। तो आइस कोल्ड मिल्क में क्या हुआ था, जब हमने उसको बॉटल टेबल पे लेफ्ट रखा था तो जो हीट है वो सराउंडिंग से बॉटल के थ्रू गई थी, और जो बॉइलिंग हॉट मिल्क टम्बलर था उसमें क्या हुआ था, ग्लास टम्बलर से सराउंडिंग्स में हीट का ट्रांसफ़र हुआ था। सो बेस्ड ऑन सच एक्सपीरियंसेस वी से दैट, हम कह सकते हैं कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफ़र की जाती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम। जितना उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उनका जो एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके बिहाफ पे वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सेकेंड में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू दैट एट अ लोअर टेम्परेचर। तो जो हमारी ट्रांसफ़र होता है बॉडी का हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो हमेशा कहाँ से होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, ना कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। फाइन। तो लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी विच शोज दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तब हम परफॉर्म करते हैं एक एक्टिविटी जिससे हमें पता चलेगा कि जो हीट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट की जा सकती है। सो टू शो दैट वी कैन गेट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट। तो हमें कैसे पता चलेगा, टेक अ वेसल हाफ फिल्ड विद वाटर। हमने एक वेसल लिया, उसके अंदर पानी फिल किया, कवर इट विद अ लाइट एल्यूमिनियम लिड एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। उसको हीट करने के लिए रख दिया लाइट एल्यूमिनियम लिड कवर करके, एंड वी विल सी दैट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग आफ्टर अ वाइल। हमने देखा कि जो वाटर था उसके अंदर वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, और जो लिड है वो राइज अप होनी शुरू होगी, and rise up and falls down again and again. Here the steam formed by the heated water could raise the lid.
तो जो हीट इसके अंदर प्रोड्यूस की जा रही है जिससे उससे स्टीम फॉर्म हो रहा है, तो स्टीम जो क्या कर रहा है वो उस लिड को रेस कर रहा है, बार बार ऊपर की तरफ कर रहा है. सो इट देयर फोर्स डज मैकेनिकल वर्क. दिस शोज दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क. तो इससे हमें पता चला कि जो ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है ये कौन कर रहा है, हीट कर रहा है. ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. सो नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो इन अर्ली डेज हीट वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड liquid that flowed from a hotter body to a colder body. This weightless, colorless fluid was called the calorific. And this theory was shown to be incorrect by the experiments of physicists like Davy, Count, Rumford, and Joule, who showed that heat is just a form of energy. ठीक है, तो क्या था, पहले के ज़माने के जो दिन थे हमारे, उसमें जो हीट थी उसको हम फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह काउंट करते थे, जो फ्लो करती थी हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ. और इस वेटलेस कलरलेस फ्लूइड को हम कैलोरिफिक बोलते थे. और जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. दिस थ्योरी वॉज शोन टू बी इनकरेक्ट. तो ये थ्योरी जो है कैलोरिफिक कहलाने वाली, ये इनकरेक्ट हो गई बाय द साइंटिस्ट ऑफ द फिजिक्स दैट इज डेवी, काउंट, रॉमफोर्ड. कुछ ऐसे साइंटिस्ट ने बोला कि जो हीट है वो एक सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट एंड टेम्परेचर. We often observe that when we heat a body, its temperature rises. तो जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है. राइजेस मीन्स बढ़ जाना. सो दिस इंडिकेट्स दैट हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर. जिससे हमें ये पता चला कि हीट और टेम्परेचर का एक रिलेशन है. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. एंड हीट इज़ द एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स. तो हीट किसकी एनर्जी है, हीट के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है उसके बॉडी की. जो बॉडी के अंदर जो भी मोशन होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी. ठीक है, टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड इज़ जस्ट एन इंडिकेटर ऑफ दिस एनर्जी. जो टेम्परेचर एक सिर्फ एक इंडिकेटर होता है. इवन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट पोजेस heat energy due to the motion of its particles. When we add or remove heat from a body, motion of its constituent molecules becomes faster or slower. तो जब भी हम हीट को रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं तो जो बॉडी की जो मोशन होते हैं पार्टिकल्स के वो या तो फास्ट हो जाएंगे या फिर स्लो हो जाएंगे. सो अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. When a body is heated, various types of physical and chemical changes are observed to take place, and we list below some of the main effects of heat. तो हमारे पास जब भी हम हीट करते हैं किसी भी बॉडी को तो हमारे पास दो तरह के चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड इज़ केमिकल चेंजेस. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस. तो चेंज इन टेम्परेचर. We all know that addition or removal of heat to or from a body brings about a change in its temperature. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी एडिशन या रिमूवल करते हैं हीट का, तो क्या होता है, एडिशन ऑफ हीट टू अ बॉडी रेजेज इट्स टेम्परेचर, वेयर एज रिमूवल ऑफ हीट ऑफ बॉडी लोअर इट्स टेम्परेचर. तो वो बॉडी का लोअर हो जाता है टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो उसमें एडिशन होती है. ठीक है, अब है चेंज ऑफ स्टेट. Under appropriate conditions, addition or removal of heat to or from a body can also bring about a change in its state. तो जब भी हम appropriate conditions होती हैं, एडिशन करते हैं, रिमूवल करते हैं किसी बॉडी के अंदर से हीट का, तो वो एक चेंज को प्रोड्यूस करती है उसके स्टेट के अंदर. जैसे कि एग्जांपल है, पुटिंग अ ट्रे ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड द वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस. हमने लिक्विड फॉर्म में वाटर रखा, ठीक है, फ्रीज़र के अंदर, फिर वो आइस में कन्वर्ट हो गया. आइस एज वी नो इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. सिमिलरली व्हेन वाटर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. स्टीम एज वी नो इज़ द गैसेस और वेपर फॉर्म ऑफ वाटर. मतलब हम वाटर की स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, कभी वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है, कभी वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, कभी गैसियस और वेपर स्टेट में आ रहा है. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस एंड द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन इट. सो नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन. मोस्ट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस जो होती हैं आर नोन टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग. जब भी हम हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड करती हैं, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल मीन्स हीट एंड एक्सपेंशन मीन्स उनका एक्सपैंड होना. सो फॉर एग्जाम्पल, द मेटल रिम टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील इज डिजाइन टू हैव अ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील.
तो एक मेटल रिम को हमने कार्ट व्हील के ऊपर पुट कर दिया ताकि वो ऐसे डिज़ाइन किया गया कि वो स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर का है देन दैट ऑफ द व्हील। एंड व्हेन दिस रिम इज़ हीटेड, जब उस रिम को हीट किया गया तो वो रेड हॉट हो गई और एक्सपांड होनी शुरू हो गई एंड स्लिप्स ऑन टू द व्हील ईजिली। व्हेन इट इज़ कूल इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रिप्स द व्हील फॉर्मली। तो जब वो ठंडी हो गई तो उसने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई और व्हील को फॉर्मली ग्रिप करना पकड़ना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस। मेनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप। कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स का परफॉर्मेंस देखा जाता है, दैट रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप। फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रिपेयर ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग द पोटाशियम क्लोरेट अलॉन्ग विद द मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट ऑफ अ फ्लेम। तो इन दो रिएक्टेंट से ये हीटअप होते हैं जिससे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, डू यू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट आइस एंड कास्ट आयरन आर टू ऑफ द फ्यू सॉलिड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। तो आइस और कास्ट आयरन एक ऐसे फ्यू सॉलिड्स हैं जो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कोल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन टू एक्सपैंड ऑन कूलिंग एंड द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वाई वाटर पाइप्स sometimes burst at very cold places and a soft drink glass bottle often cracks when left in the freezer compartment for a long time. So it is also linked with the survival of aquatic animals even at places. तो ये सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल से भी जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे सराउंडिंग्स का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डाउन चला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक का, वो उनके लिए वो सही नहीं होता। ठीक है, सो इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये सब चीज़ें हमने देखी कि हमारे लिए टेम्परेचर कैसे यूज़फुल है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। वी नो नाउ दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ दैट एनर्जी। वी ऑफन फील दैट वी कैन गेट एन एस्टिमेट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय जस्ट टचिंग इट। तो हमें पता है हीट का और टेम्परेचर का एक रिलेशन है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का कि उस बॉडी का कितना टेम्परेचर होगा ओनली बाय टचिंग इट। सो हाउ एवर दो आर सेंसेस डू गिव अस एन आइडिया ऑफ टेम्परेचर, दे आर ऑफन अनरिलायबल एंड मिसलीडिंग। जो हमारे सेंसेस होते हैं वो कुछ हद तक हमें एक एस्टिमेट देते हैं लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हम आइस ट्रे को और एक पैकेट ऑफ फ्रोज़न वेजिटेबल्स को फ्रीज़र कंपार्टमेंट से बाहर निकाल रहे हैं, तो आइस ट्रे जो होगी वो हमें कूलर लगेगी हमारे हैंड्स के ऊपर, इवन दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, लेकिन आइस का थोड़ा ज़्यादा हमें फील होगा। सो वी देयरफॉर नीड अ मोर रिलायबल मेथड टू नो द रिलेटिव हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गिवन बॉडी, एंड वी यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दिस पर्पस। ऑल सच इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेज आर कॉल्ड द थर्मोमीटर्स या फिर थर्मामीटर्स। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। So next is to get an idea about the importance of determining the temperature accurately. List your ideas about the needs of different persons to know the temperature of different objects accurately. Note down your ideas in a tabular form as shown below. तो आपको क्या करना है, पर्सन जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जो भी पर्सन्स के नेम्स लिखे हैं उनको हमें लाइकली पर्पस के हिसाब से, जो पर्पस के लिए उनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो डिटरमाइन करते हैं उस टेम्परेचर को एक्यूरेटली, तो वो आपको यहाँ पे पर्पसेस लिखने हैं। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ थर्मोमीटर। अब हम थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। वी फाइंड दैट मैनी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स चेंज विद टेम्परेचर इन रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं डिफरेंट मटीरियल्स की, वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। सो वी कैन देयरफॉर यूज दीज प्रॉपर्टीज़ एज अ वे ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, एंड द सिंपल थर्मोमीटर विच with which we all are familiar is a mercury in a glass thermometer। ठीक है, जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं बेसिकली, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, मरकरी होता है उसके अंदर और ग्लास थर्मोमीटर जॉइंट होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मर्करी एंड दिस थर्मामीटर इज शोन इन द फिगर हेयर। तो हमने ये थर्मामीटर यूज़ किया हुआ है, ग्लास थर्मामीटर, अपने घर में भी। So it consists of narrow capillary tube of glass that is closed at its upper end and has a bulb at its lower end। तो कैपिलरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, वो क्लोज होती है अपर एंड से, और एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है लोअर एंड में। सो बल्ब इज़ फिल्ड विद मरकरी, जो ये बल्ब होता है इसके अंदर मरकरी होती है। सो
Inside the capillary tube we can see small shining thread of mercury, and the mercury present in the bulb of thermometer expands when heated. ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करती है, एंड द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन एंड देयरफॉर द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इन द कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ हीटिंग ऑफ द थर्मामीटर. जितनी वो एक्सपैंड करती है उससे हमें पता चल जाता है कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, एंड दिस इन टर्न डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद विच द थर्मोमीटर बल्ब has been put in contact, and the length of the mercury thread in the thermometer can thus give us a measure of the temperature of the object. तो जिससे हमें टेम्परेचर पता चल जाता है. Do you know mercury expands in a uniform way and also remains in its liquid state over a wide temperature range. It also does not stick to the walls of glass capillary tube, and it's a shiny जो सिल्वरी लिक्विड होता है उससे बना होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स मर्करी इज़ ऑफन यूज इन ऑर्डनरी थर्मामीटर्स. अब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर को रीड किया कैसे जाता है. फॉर मेजरमेंट पर्पज द टेम्परेचर स्केल इज कैलिब्रेटेड टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ गिवन टेम्परेचर. So depending upon the purpose and use of thermometer, two fixed reference point, lowest temperature and the highest temperature are chosen, and the difference in the temperature two fixed reference points is called the range of the thermometer, and the interval between these two fixed points is divided into an equal fixed number of divisions. तो हमें क्या करना है, हमें एक मेज़रमेंट के लिए क्या करते हैं, हम एक लोअर टेम्परेचर को देखना है, एक हायर टेम्परेचर को देखना है, फिर उसके नंबर ऑफ़ डिवीजन्स को देखना है, और फिर एक रेंज देखेंगे हम. ठीक है, तो उसके इंटरवल में बिटवीन दिस फिक्स्ड पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन्स. नेक्स्ट है, टू स्केल्स होते हैं हमारी कॉमन यूज़ के अंदर. एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है और एक सेल्सियस स्केल होता है. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ यूजेस सेल्सियस स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आर स्कूल लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ वन ऑफ सच थर्मोमीटर. तो हमारी स्कूल लैब्स के अंदर भी जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है वो भी सेल्सियस स्केल के अंदर ही किया जाता है. नेक्स्ट इज, डू यू नो द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू द टेम्परेचर टी इन डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट -32 टाइम्स 5/9. तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ टी डिग्री सेल्सियस एंड टी डिग्री फ़ारेनहाइट इन -32 इंटू में मल्टीप्लाई 5/9. तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग्स. नॉर्मल रूम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री फ़ारेनहाइट. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दैट इज 36.9 डिग्री सेल्सियस एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. वाटर जो होता है बॉयल वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है, और फ़ारेनहाइट में वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. वाटर फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज़ होता है. द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, and thermometers in the range 0 degree Celsius to 100 degree Celsius are found more often in school labs. तो ये हमारा बहुत कॉमनली यूज़ होता है. एंड टू फाइंड द रेंज एंड लीस्ट काउंट ऑफ डिफरेंट थर्मामीटर्स, आप अपनी इसमें लैब्स में जाके डिफरेंट रेंजेस को यहाँ पर लिख सकते हो, रेंजेस. एंड लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंस बिटवीन टू मार्क्स रीडिंग्स, आपको डिफरेंस लेना है और नंबर ऑफ डिविजन्स देखने हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिविजन्स कितने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास थर्मामीटर दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर. वी यूज अ स्पेशली डिजाइंड एंड कैलिब्रेटेड मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर. सच ए थर्मामीटर इज नोन एज क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मामीटर. तो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मामीटर. ठीक है, सो द क्लिनिकल थर्मामीटर्स डिफर्स फ्रॉम ऑर्डनरी मर्करी इन ग्लास लेबोरेटरी थर्मामीटर इन टू रिस्पेक्ट्स. इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली. दिस इज सो बिकॉज दिस इज द रेंज ओवर विच द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैन वेरी, एंड इट हैज़ अ स्लाइट बेंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब. दिस किंक इज गिवन द नेम कॉन्स्ट्रिक्शन. तो हमारे पास जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है
तो इसमें जो रेंज होती है वो 35 से 42 के बीच में ही होती है और इसमें एक स्लाइटली बैंड होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो इस किंक को हम कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं एंड द कंस्ट्रिक्शन इंश्योर्स दैट मर्करी थ्रेड डज नॉट फॉल बैक बाय इटसेल्फ आफ्टर दिस थर्मामीटर हैज़ बीन यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ person and the reading can therefore be taken conveniently. This would be the case if any ordinary laboratory thermometer was used for this purpose. Next is, do you know the normal human body temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. It is quite close to 36.9 degrees Celsius, and a body temperature close to 40 degrees Celsius indicates a condition of high fever. Nowadays, digital thermometers are preferred over the conventional mercury thermometers. These thermometers are easily to read as they give a LCD display of the temperature of the persons. They are also mercury free. तो आजकल हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर्स यूज़ होने लगे हैं, ग्लास थर्मामीटर्स यूज़ कम होते हैं. To measure the human body temperature using a clinical thermometer. Before measuring the body temperature, wash the thermometer with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. आपने पहले जो बॉडी टेम्परेचर अगर मेज़र करना है, पहले उस थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना होगा. ठीक है, फिर उसको फर्मली होल्ड करके थोड़े से उसके फ्यू जर्क्स देने होंगे. जर्क्स में थोड़ा झटकाना होगा एंड द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो. जिससे क्या होगा, जो लेवल होगा मर्करी का वो कम आ जाएगा. एंड नाउ प्लेस द थर्मामीटर जेंटली अंडर द टंग ऑफ द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व. फिर उसको टंग के नीचे रख देना है जिस भी पर्सन के, एंड लेट इट रिमेन देयर फॉर अबाउट 1 मिनट. नाउ टेक आउट द थर्मामीटर एंड नोट इट्स रीडिंग. तो उसको आपने 1 मिनट के लिए उस पर्सन की टंग के नीचे रख देना है और फिर उस थर्मामीटर को अब क्या करना है, वाइल रीडिंग कीप द लाइन ऑफ द साइट अलॉन्ग द कॉन्वेक्स मेनिस्कस ऑफ द लेवल ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर. तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे. क्वेश्चन, द पर्सन under observation must close her or his mouth around the thermometer bulb very gently. The bulb should not break as any amount of mercury going inside the body can prove quite dangerous. Also, never put the thermometer in the mouth of a child. Repeat these steps for several persons and recorded observations in a tabular form. तो आपको ये एक इस क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करके डिफरेंट पर्सनस के साथ यूज़ करना है और बॉडी टेम्परेचर को यहाँ पे नोट डाउन करना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट. वी ऑफन ऑब्जर्व द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. सिंपल सिचुएशंस लाइक द वंस गिवन बिलो इंडिकेट सच अ हीट ट्रांसफ़र. तो कुछ ऐसे हमने देखा है जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वो हॉट बॉडी से कहाँ होता है, कोल्ड बॉडी के अंदर होता है. तो सिंपल सिचुएशंस लाइक द वंस गिवन बिलो जिससे हीट ट्रांसफ़र का हमें पता चलेगा. सो फर्स्ट इज व्हेन वन एंड ऑफ मेटल रोड इज पुट इन अ फ्लेम, इट्स अदर एंड ऑल्सो सून बिकम्स वेरी हॉट. ठीक है, हमने एक मेटल रोड को एक फ्लेम के अंदर रखा हुआ है, उसका एक मेटल रोड का एक हिस्सा जो है वन एंड है उसको हॉट करा हुआ है तो दूसरा एंड भी गर्म होना शुरू हो जाएगा. सेकंड क्या है, जब एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर को हम टेबल पे रखते हैं तो वो ल्यूकवार्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम. क्यों? क्योंकि उसमें से एनर्जी ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है. एक मेटल चेयर को हम लेफ़्ट आउट रख देते हैं सन के नीचे हॉट समर डे पे, तो इट बिकम्स टू हॉट टू सिट ऑन. तो उसको उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाती है और वो गर्म हो जाती है. So in all these cases, transfer of heat takes place with the hot object losing some of its heat and the cold object gaining the heat. We therefore say that there is net transfer of heat from the hot object to the cold object. जिससे हमें पता चला कि जो ट्रांसफ़र है हीट का वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक होगा. In nature, there are 3 different methods of transfer of heat. नेचर के अंदर 3 डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के. तो हमारे पास 3 क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है हमारे पास दैट इज़ कंडक्शन. सो दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स. In this method, heat is transferred from one particle of the object to the next and then to the next and so on without the particles leaving their places. The particles just vibrate about their mean positions and keep on passing heat energy to their next in line neighbors. तो इसमें क्या हो रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड होता है ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का. किसमें, सॉलिड्स के अंदर. सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो
ट्रांसफ़र करते हैं हीट को वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में और दूसरे पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल में विदाउट द पार्टिकल्स लीविंग देयर प्लेसेस। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते एंड द पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, वो सिर्फ मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और कीप्स ऑन पासिंग द हीट एनर्जी एंड टू देयर नेक्स्ट लाइन नेबर्स, तो पास करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी को देखते हैं जिसे हमें समझ में आएगा। टेक अ मेटल रोड, हमने एक मेटल रोड ली, उसको थिक लेयर के साथ कोट कर दिया सॉफ्ट एंड मेल्टेड वैक्स एंड डू द कोटिंग केयरफुली विदाउट लेटिंग द हॉट मेल्टेड वैक्स टू कोज एनी बोन्स। अ सुटेबल स्पैचुला रोड मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, फिक्स सम स्मॉल बटन्स ऑन द वैक्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ से 5 सेंटीमीटर ईच। अलाउ द वैक्स टू सॉलिडिफाई एंड हार्डन अप, तो बाद में क्या करना है, उस वैक्स को सूखने देना है जब तक वो हार्ड नहीं हो जाती, सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाती। फिर उस रोड को 2 मेटल स्ट्रैंड्स पे फिक्स करना है। हीट द रोड एट वन ऑफ इट्स एंड्स। आफ्टर सम टाइम्स वी विल ऑब्जर्व दैट बटन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, जो बटन्स होंगे वो फॉल डाउन हो जाएंगे वन बाय वन फ्रॉम द साइड बीइंग हीटेड अप। जहाँ से वो गर्म होना शुरू होगा वहाँ से बटन्स गिरने शुरू हो जाएंगे। ये क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा थ्रू द मेटल एंड सब्सिक्वेंट सीक्वेंशियल मेल्टिंग ऑफ द आइस। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है, तो यहाँ से एक एंड गर्म हो रहा है तो दूसरा एंड भी ऑब्वियस सी बात है गर्म होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक एक करके ये सारे के सारे बटन्स फेल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। सो लेट अस नाउ सी वेदर हीट एनर्जी इज एबल टू गो अलोंग ईजिली थ्रू ऑल सॉलिड्स। वी नो that when we put one end of metal rod in a flame, its other end also soon becomes too hot to touch। ठीक है, दूसरा टच जो एंड है वो भी गर्म हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा जो हीट है वो क्विकली अलोंग द मेटल रोड जाती हैं और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। So on doing the same experiment with the wooden rod, we find that the end of the wooden rod is held by us does not become hot even after a long time, while the other end may well have burnt out by then. This shows that heat cannot easily go along a wooden stick। ठीक है, जो वुडन के पार्टिकल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो नोन एज हीट इंसुलेटर्स। सो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट while some of them better than the others. Wood, ebonite, cotton, plastic, cork, thermocol, air, water are all bad or poor conductors of heat, that is heat insulators. So we put both good and bad conductors to many uses in our daily life, जैसे कि we use metals to make cooking utensils. Metals being good conductors quickly transfer the heat of the flame to the food items kept inside। जो भी हम खाना बनाते हैं किचन में, ठीक है, वो मेटल्स का बना होता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है उन वेसल्स के अंदर, उन बर्तनों के अंदर। सो द फूड आइटम्स देन कैन हीट इट अप एंड कुक, जिससे खाना पक जाता है जिसको हम खाते हैं। सो मेटल्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द केटल्स, बॉयलर्स, बॉयलर ट्यूब्स फॉर द सेम रीजन। वी यूज़ वुडन प्लास्टिक हैंडल्स फॉर होल्डिंग द टी केटल्स और कुकिंग यूटेंसिल्स। ये क्यों होता है, क्योंकि वो इंसुलेटर्स का काम करते हैं जिससे उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, यूज़ ऑफ ब्रिक्स एंड मड्स फॉर मेकिंग हाउसेज हेल्प्स अस टू शील्ड अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग समर। तो जो हम ब्रिक्स और मड का हमारा घर होते हैं उनको बनाते हैं जिससे हम समर में सन की रे से बच सकें। एंड दिस मटीरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हेंस डू नॉट लेट द आउटसाइड हीट टू रीच इजीली इनसाइड द हाउस, जिससे बाहर की जो सूरज की गर्मी होती है वो घर के अंदर ना आए और हमें गर्मी ना लगे। वी कैन नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई रूम्स विद टिन रूफ्स ऑफन बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग समर, जिससे हमें पता चला कि जो टिन की रूफ बनी होती हैं वो समर्स में बहुत गर्म क्यों हो जाती हैं। फोर्थ है, एयर इज़ नॉन टू बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स, क्विल्ट्स help us to stay warm in winter. They all make use of the bad conductivity of air. They trap a layer of air between themselves and our body. Such trapping of air is much better in a new quilt than in an old one. Our body heat then does not easily escape out through this trapped air layer and we stay warm। तो जब भी हम कोई भी ब्लैंकेट, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, क्विल्ट जो हम लेते हैं विंटर में ताकि हमें सर्दी ना लगे, हम गर्म रहें, ठीक है, तो एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है जिससे हमें गर्मी फील होती है।
नेक्स्ट है आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज डबल वॉल्ड कंटेनर्स। जो आइस बॉक्सेस होते हैं वो डबल वॉल्ड कंटेनर्स बनाए जाते हैं। द एयर की जो लेयर होती है वो इन दो वॉल्स के अंदर ट्रैप हो जाती है और वो ईजिली लेट नहीं करती आउटसाइड द हीट टू रीच द आइस केप्ट इनसाइड द बॉक्स एंड द आइस देयरफॉर डज नॉट मेल्ट क्विकली, जिसकी वजह से जो आइस है वो जल्दी मेल्ट नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, हमने देखा है वी हैव नोटेड दैट वाटर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो हाउ डज देन द वाटर पुट इन द केटल गेट्स हीटेड अप व्हेन इट इज़ पुट ओवर फ्लेम। तो हमें पता है कि जो वाटर है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन अगर हम उसे किसी भी केटल के अंदर रखते हैं और उसको हीट करने के लिए एक फ्लेम पे रख देते हैं तो वो गर्म क्यों होता है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस आर क्वाइट फ्री टू मूव एंड दिस अनलाइक सॉलिड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइटली रिजिड फिक्स्ड। जो सॉलिड स्टेट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली मैनेज्ड होते हैं, प्रॉपरली फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो लिक्विड और गैसियस स्टेट होती हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। सो इट इज़ दिस एबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड दैट कॉजेज अ लिक्विड टू गेट हीटेड अप। जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है वो हीट करना शुरू कर जाता है। एंड वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेज, जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। टू सी हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन लेट अस लुक एट अ सिंपल एक्टिविटी। अब हम एक और एक्टिविटी के थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फिल इट इन अ स्टैंड। हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और उसको स्टैंड के अंदर फिट कर दिया। अब आपको ट्राइपॉड स्टैंड लेना है और वायर गोज लेना है, ठीक है। अब कीप द फ्लास्क ओवर द वायर गोज एंड केप्ट ऑन the top of the tripod stand. Half fill the flask with water and put some crystals of potassium permanganate into it. हमने कुछ पानी लिया और उसके अंदर क्रिस्टल्स डाल दिए पोटाशियम परमैंगनेट के। अब उसको बर्नर के ऊपर रख देना है, फिर उसको लाइट अप करना है। अब उसको हीट करने के लिए रख दिया। सो वी विल सून ऑब्जर्व स्ट्रीक्स ऑफ कलर मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक्स विल कंटिन्यू फॉर वाइल एंड सून द होल वाटर एक्वायर्स कलर, इट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप। तो हमने देखा कि जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल्स रखे थे वो अप एंड डाउन मूव कर रहे थे वाटर के अंदर ही, और आफ्टर सम टाइम वो एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। पूरा क्रिस्टल्स जो थे वो उन्होंने अपना कलर पूरे सॉल्यूशन में दे दिया और एक कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चला, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक्स इन वाटर। द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट हीटेड अप फर्स्ट, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर as the water molecules are free to move. This heated up lighter molecules colored by contact with potassium permanganate crystals move up, जिससे नीचे वाला जो पानी है जो पहले हीटअप हुआ है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री मूव करना शुरू हो गए। सो जिसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर गए। सो द कोल्डर हैवियर मॉलिक्यूल्स एट द टॉप देन मूव डाउन टू टेक द प्लेस वेकेटेड बाय दीज मॉलिक्यूल। जो कोल्डेड हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आने शुरू हो गए। तो ये दीज मूवमेंट्स दैट वी सी इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड स्ट्रीक्स गोइंग अप एंड डाउन, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स द होल वाटर सून गेट्स हीटेड अप। तो इस पूरी मूवमेंट्स से हमें पता चला कि जो वाटर है वो पूरा हीटेड अप होना शुरू हो गया। Liquids and gases too are thus seen to transfer heat throughout their volume by the actual movement of their molecules. We call this method of heat transfer as convection, and we often refer to these cyclic movements of molecules in liquids and gases as convection currents. तो ये हमें पता चला कि जो लिक्विड्स और गैसेस के अंदर इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो प्रोसेस होता है उस एक्चुअल मूवमेंट किसकी वजह से है, मॉलिक्यूल्स की वजह से, और इस ट्रांसफ़र को हम कन्वेक्शंस बोलते हैं। एंड साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड एंड जो गैसेस होते हैं उसको हम कन्वेक्शन करंट्स भी बोल सकते हैं। सो वी मेक कंसिडरेबल यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन आर डेली लाइफ एंड द यूज़ ऑफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स इन रूम्स, यूज़ ऑफ चिमनीज इन फैक्ट्रीज एंड द रेडिएटर्स in cars are often the common applications that are based on convection currents. Convection currents also have significant effect on weather and climate. When the air at a place gets heated up, it expands and occupies more space. It therefore becomes lighter and moves up. The air pressure at that place then gets lowered. Hence, air from the surrounding places rushes in to take the vacated place. This sets up the convection currents in air, leading to winds and storms.
तो कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है वेदर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। जब एयर एक प्लेस पे हीट अप होनी शुरू हो जाती है तो वो एक्सपैंड करती है और इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जिससे जो एयर है वो लाइट होनी शुरू कर जाती है और एक दूसरे की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है, जिससे एयर प्रेशर जो होता है उस प्लेस पे वो लोअर हो जाता है। हेंस एयर फ्रॉम द सराउंडिंग प्लेसेस रशेस इन टू टेक द वेकेटेड प्लेस, जिससे वो इधर उधर जाने की कोशिश करती हैं जहाँ पे वेकेटेड प्लेस होता है। वेकेटेड प्लेस मतलब जहाँ पे खाली जगह होती है, जहाँ पे एयर की प्रेशर की वैकेंसी होती है, ठीक है। दिस सेटअप्स कन्वेक्शन करंट्स इन एयर लीडिंग टू विंड्स एंड स्टॉर्म, जिससे क्या होता है विंड्स स्टॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबल विंड पैटर्न्स, it is easy to realize that there would always be an uneven heating of the earth. It is thus uneven heating that results in global wind patterns. जब uneven heating होगी अर्थ के अंदर तो global wind patterns होंगे। and the places near to the equator receive maximum heat energy from the sun. जो इक्वेटर पे प्लेसेस होते हैं वो सन से डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड द एयर एट दीज प्लेसेस गेट्स हीटेड अप, राइजेज एंड दस लीव्स अ लो प्रेशर एरिया बिहाइंड इट। वहाँ से एयर प्रेशर ज़्यादा होने लग जाता है जिससे वो इधर उधर जाता है। एंड द कूलर एयर मेनली फ्रॉम प्लेसेस between 0 to 30 degrees latitude and the equator then moves in towards the equator. The greater the difference in pressure, the faster does the air move in, and these winds blow from north to south towards the equator, जिससे वो north and south में move करती हैं equator की तरफ। At the poles the air is colder than at the latitudes of say about 60 degrees, hence the wind currents here are set up from the poles towards the warmer latitudes। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि जो एयर है वो पोल्स पे ज़्यादा ठंडी होती है, अबाउट 60 डिग्री में होती है, और जो विंड करंट्स होते हैं वो सेटअप होते हैं फ्रॉम द वॉल्स टूवर्ड्स द वार्मर लेटीट्यूड्स। लैंड एंड सी ब्रिजेस, वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली दैन लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। वाटर जो होता है वो स्लोली हीट अप करता है जितना लैंड से कम करता है, लेकिन जो एयर होती है अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप मोर क्विकली एंड राइजेज अप। लेकिन जो लैंड के ऊपर एयर प्रेजेंट होती है वो जल्दी गर्म होती है और राइज अप करनी शुरू हो जाती है। और जो कूलर एयर होती है फ्रॉम द अबव द सी देन रशेज इट टू टेक इट्स प्लेस एंड वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ एयर एज अ सी ब्रीज। तो जो सी के ऊपर कूलर एयर होती है वो उसका प्लेस लेने की कोशिश करती है और इस पोजीशंस को, इस प्रोसेस को हम सी ब्रीज का नाम दे देते हैं। ड्यूरिंग नाइट वाटर कूल्स more slowly than land. The air above the water therefore becomes warm and rises up. Its place is taken up by the cooler air by above the land. This movement of air इसको हम land breeze बोलते हैं। जो sea से होती है उसे हम sea breeze बोलेंगे। जैसे कि नाइट्स में क्या हो रहा है, वाटर कूल हो रहा है, जितना लैंड में नहीं होता, रात में वाटर कूल होना शुरू हो गया, तो एयर जो वाटर के अबव होती है वो गर्म होनी शुरू होती है और राइज अप हो जाती है। और जो इसका जो प्लेस लेती है वो कूलर एयर लेती है जो लैंड के ऊपर होती है। तो लैंड से हो रही है तो लैंड ब्रीज, ठीक है। तो डे टाइम में क्या हो रहा है, कूल सी ब्रीज, वार्म एयर का, दिस इज़ अ साइकिल, ठीक है। और अगर नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में लैंड ब्रीज होती है, लैंड से कूल एयर जाती है और सी से वार्म एयर आती है। सो दिस इज़ होल अ साइकिल, ठीक है। आपको इससे समझाते हैं, दिस इज़ यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, दिस इज़ होल अ साइकिल। This land and sea breezes helps in maintaining the temperature of air at more or less uniform value through the day and night. We therefore have an equitable climate on places near the sea, जिससे हमें एक टेम्परेचर का मेंटेनेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, डू यू नो द विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस ऑल contributes to the development of the atmospheric convection currents into storms and cyclones। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं जिससे थंडर स्टॉर्म आता है, बारिश ज़्यादा आती है, साइक्लोन फॉर्म होता है। साइक्लोन एक ह्यूज स्टॉर्म होता है जिसके स्पायरलिंग विंड्स होती हैं, जो विंड्स गोइंग इनवर्ड्स, अपवर्ड्स, ऊपर नीचे जाती हैं एक स्पीड पे, एक हाई स्पीड पे मूव करती हैं। साइक्लोन्स जो होते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शंस में मूव करते हैं, ठीक है। विच इज़ द कामेस्ट एंड लो प्रेशर रीजन। द डिफरेंस इन द प्रेशर डिटरमाइंस इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन एंड द स्ट्रेंथ
of the winds. Once a mature cyclone forms, it can last up to a week, depending upon the atmospheric and oceanic conditions. When cyclones come onto the land, the accompanying heavy rain, strong winds, and large waves can damage buildings, trees, cars. मतलब जो ये कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ये ऊपर नीचे मूव करके जो लैंड से, सी से बहुत सारी जो स्टॉर्म्स, विंड्स, ये सबको एक प्रेशर से क्रिएट करके थंडरस्टॉर्म भी कर सकता है, जिससे हमें साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो क्या है, इन समर्स एट प्लेसेस नियर द इक्वेटर द लैंड्स, जो लैंड है वो वार्म अप ज़्यादा जल्दी करता है। सो हैंस मोस्ट ऑफ द टाइम द लैंड टेम्परेचर इज़ हायर देन द वाटर इन द ओशियंस। ठीक है, तो लैंड का ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एयर जो ओवर लैंड होगी वो हीट होगी और राइज करेगी। दिस कॉजेज द विंड to flow from the oceans to the lands, and these winds carry the water and bring rain। जिससे क्या होगा, जो ये winds होंगी वो water को carry करेंगी, जिससे winds आएंगी, rain आएगी, और इस winds को हम क्या बोलते हैं, monsoon winds बोलते हैं। फाइन, अब हमने ये इस चैप्टर में 2 टाइप्स के हमने कन्वेक्शन और कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ये पढ़ लिए हैं। 2 मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट रेडिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी बैक एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।